हम गुलाम की तरह गुलाम की भाषा ही समझते हैं और इस मानसिकता को हमने 1500 साल की गुलामी के कारण से अपने शरीर में, अपने मन में रचा बसा लिया। कानून और संविधान दोनों अलग अलग बातें हैं जी। इस देश में जितने भी कानून बनते हैं उनकी गाइडिंग फोर्स संविधान है। संविधान अपने आप में कोई कानून नहीं है। कोई बिल्डिंग या कोई मेट्रो स्टेशन या बस स्टॉप बनता है तो वहाँ पर लोग गुटखे और पान थूक कर उसको लाल कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं हमारे लोगों में और जिसकी वजह से हमें ग्लोबली शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। अंबर जी, बड़े क्रिटिकल विषयों को आप छेड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब सरकारी अधिकारियों के प्रति बननी शुरू हो जाएगी तो तब शायद जो बातें आप कह रहे हो, जिन कंसर्न्स को आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, शायद वो कंसर्न नहीं दिखेंगे। तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी है। हमारा मकसद क्या है? 2 ट्रिलियन पे जाना, 5 ट्रिलियन पे जाना। तो मतलब वी आर द सुपर पावर इन द वर्ल्ड। तो हमारे ग्रंथों में ये कहा गया आपातकाली मर्यादा नास्ति। तो ये जो आपातकाले है, यही प्रावधान इमरजेंसी क्लॉज को लेके हमने भारत के संविधान में लिखा। तो हम सब मानते हैं कि राजा भगीरथ जो है वो अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्ति कराने के लिए और गंगा को धरती पर लेके आए, ऐसा हम सुनते हैं। लेकिन हम समझ में आता है कि भाई स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप का गंगा से क्या संबंध है, या जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है उसमें नटराज और स्वास्तिक का फोटो है और स्वास्तिक भी उल्टा है, तो उन दोनों का क्या संबंध है? जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हम एक खास शख्सियत को आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के खास मेहमान मुकेश भारद्वाज जी, और जिनको आप जान पाएंगे एक एडवोकेट के रूप में, जो संविधान को लेकर बच्चों में ख़ास तौर से जो संविधान की वैल्यूज़ होती हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं विश्वरूप ओलंपियाड के माध्यम से, जो उनका एक इनिशिएटिव है। और साथ ही साथ जो संविधान में चित्र दिए गए हैं उनकी क्या महत्व है और कहाँ से लिए गए हैं, क्यों लिए गए हैं, इस सब को लेकर भी ख़ास अवेयरनेस का कार्यक्रम उनका रहता है। और आज उनसे संविधान के कुछ मूल्यों पर बात करेंगे, डिटेल में चर्चा होगी। सबसे पहले उनका बहुत स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद अंबर जी, आपका भी। जी धन्यवाद बहुत बहुत। सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, आप संविधान को लेकर काम करते हैं और संविधान की जब बात आती है तो हम चाहे मंच पर देखें, राजनीतिक भाषणों में देखें, आम लोगों के बीच देखें, हर कोई संविधान की बहुत ज़्यादा बात करता है। ख़ासतौर से पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा संविधान और संविधान की जो किताब होती है उसकी बड़ी दिखाते हैं चर्चाओं में। संविधान में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है इसकी। आखिर संविधान क्या है और लोगों के बीच में इसको लेकर जो जानकारी का अभाव है वो इतना कम क्यों नज़र आता है, जबकि हम इसका डरावा बहुत ज़्यादा लोगों को देते हैं कि मैं तुमको देख लूँगा। अमर जी, आपका प्रश्न बिल्कुल आज के परिप्रेक्ष्य में वाजिब है जी। हर किसी को लगता है कि हम संविधान दिखा के ऐसा एक माहौल बनाएंगे। सबके हिसाब से संविधान अलग अलग रूप में दिखता है जी। मैं संविधान को इस रूप में देखता हूँ कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, वो केवल एक किताब नहीं है, वास्तव में वो एक अनुभूति है। अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जब आपको आपके अधिकार मिलते हैं तो आपको लगता है कि संविधान तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो आपको अनुभूति अच्छी होती है। लेकिन जब आपके साथ कोई गलत होता है तो फिर आपको लगता है कि ये क्या मतलब है, इसका उपाय संविधान में क्यों नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि संविधान एक अनुभूति है और वो समय काल परिस्थिति के आधार पर मनुष्य उसको विकसित करता है।
अब आपने कहा कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, कुछ ऐसा करते हैं। वास्तव में संविधान हमारा वो दो हिस्सों में है जी। एक हिस्सा वो है जिसको एडवोकेट्स, जूरिस्ट्स, जजेस या जो लॉ के प्रोफेशन के लोग हैं वो उसको पढ़ते हैं। इसको हम आर्टिकल बेस्ड एक कंटेंट मान सकते हैं। जी। दूसरा है उसके ऊपर छपे हुए चित्र। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो भ्रांतियां हैं या उसके बारे में जिस प्रकार के विचार हैं वो इसलिए है कि पूरे संविधान में शासन और प्रशासन के द्वारा किए जाने वाले कार्य ही बताए गए हैं। सामान्य जनता को कौन से काम करने चाहिए, उनका संविधान से दिल से कैसा संबंध है, रोजमर्रा के जीवन में संविधान कैसे उनके लिए काम करता है, ये कभी बताया नहीं गया। और इसके कारण से समाज संविधान जैसे विषयों के बारे में अलूप रहता है, अपने आप में उसकी बातों को, उसके प्रावधानों को समझने की कोशिश नहीं करता। जी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी सर, जो हमारे राजनेता हैं और जो भी पॉलिटिकल लोग हैं वो संविधान को अपने हिसाब से अपने अनुरूप ट्विस्ट एंड टर्न कर लेते हैं, जब भी उसी क्लॉज को अपने फेवर में भी कर लेते हैं और उसी क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों के विरुद्ध में भी हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि वो लोग तो बड़े अच्छे से समझते हैं कि संविधान में कब कैसे सारी चीज़ों को किस तरह से किस चीज़ का इस्तेमाल करके हम कुछ लीगल रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। हमारे सामने जो एग्जाम्पल है निर्भया के केस वाला, उसमें किस तरह से जो उनके दोषी थे उनको इस्तेमाल करके, हालांकि ये थोड़ा सा हट रहा है, बट मैं एक सिर्फ जस्ट टू सेट अप द बैकग्राउंड, सवाल ये है कि जो लोग जो ज्ञाता हैं इसके वो आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो आम लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी कम नहीं होती। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत एक बड़ा सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जहाँ पर लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, और संविधान जब अधिकार देता है तो साथ साथ जो संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं वो भी उसके साथ में लागू होती हैं। और आपने इस बात को उठाया भी कि वो बताया नहीं गया लोगों को। आखिर क्या वजह है? क्योंकि हम जब सड़क पे निकलते हैं या हम घर से ही निकलते हैं तो हमें वो जो सेंसलेस, जो बेसिक सिविक सेंस होना चाहिए एक सिटीजन में, वो साफ तौर से नज़र आता है कि भारतीयों में नहीं नज़र आता। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे पहले भी, आपने कहा कि यही भारतीय जब विदेश में जाते हैं तो सारे कानूनों को मानते हैं। सऊदी अरेबिया जाते हैं या मिडिल ईस्ट में कहीं भी कंट्रीज़ में जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, वेस्ट में कहीं भी जाते हैं, तो वो भली भांति वहाँ सारे कानूनों को मानते हैं। तो सर, वही भारतीय देश में रहकर कानूनों को क्यों नहीं मानते? देश में रह रहे जो भारतीय हैं उनके अंदर सिविक सेंस क्यों नहीं नजर आता? क्या इसके पीछे कोई साजिश रही कि भारतीयों को सिविक सेंस से दूर रखना है? नहीं अमर जी, आपने दो अलग अलग विषय लिए जी। आपने अपनी बातचीत में कहीं निर्भया वो को मैंने भी एक आपने अलग, जोड़ वो लिया। इसलिए कि कानून को कैसे इस्तेमाल तोड़ा मरोड़ा जाता, वो एक अलग चीज थी, ये एक अलग विषय ऑफ कोर्स। तो मेरा केवल इतना कहना है कि कानून और संविधान दोनों अलग अलग बातें हैं जी। इस देश में जितने भी कानून बनते हैं उनकी गाइडिंग फोर्स संविधान है जी। संविधान अपने आप में कोई कानून नहीं है एब्सोल्युटली। जिसका वास्ता सामान्य जनता के साथ होता हो। जहां तक बात है सिविक ड्यूटीज की, हमारे देश के राजनेताओं ने इसको एक लिबरल स्टेट बनाने की कोशिश की। हम कई बार दो शब्द सुनते हैं, वो शब्द है कानून का शासन। बिल्कुल। अभी जो कानून का शासन है ये इतना एलोबरेट इसको आप कह सकते हो या इतना लिबरल इसको कह सकते हो कि इसमें इतने लेकुनाज हैं कि उन लेकुनाज को कभी पूरा नहीं किया जाता, जिसके कारण से जो ये कानून बनाया है इसकी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं हो पाती जी। इन्फोर्सेबिलिटी ना होने के कारण से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता और सामान्य आदमी उसके रास्ते निकालता है। इसके बारे में मैं किसी पॉलिटिशियन को दोष दूंगा ऐसा नहीं है, ये एक मानसिकता है
और इस मानसिकता को हमने 1500 साल की गुलामी के कारण से अपने शरीर में, अपने मन में रचा बसा लिया जी, कि हम गुलाम की तरह गुलाम की भाषा ही समझते हैं। तो जहाँ डंडे का डर होगा वहाँ तो हम सब मानते हैं। अभी मैं रेड लाइट पे खड़ा हूँ, दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सामने दिखता ट्रैफिक वाला खड़ा है, तो फिर मैं शांत रहता हूँ। लेकिन अगर मेरे को ट्रैफिक वाला नहीं दिखता है और मैं देखता हूँ कि यहाँ से मेरे को कोई देख तो नहीं रहा है, तो फिर मैं ट्रैफिक को जंप करता हूँ। जी, तो कानून के शासन की जो खामियां हैं, उन खामियों को हमारे जो कानून हैं वो फिल नहीं कर पाए उस गैप को, और उसके कारण से मानसिकता हमारी ऐसी विकसित हुई कि सब चलता है। एब्सोल्युटली। ये तो एटीट्यूड सर भारतीयों का हर चीज़ में नज़र आता है कि हमें सब चलता है। हमारे घर के आगे कूड़े का ढेर हो जाए चलता है, गड्ढे हो जाए सब चलता है। आज सड़क बनेगी, कल से सड़क उधड़ना शुरू हो जाएगी और सबके कनेक्शन वापस से लगेंगे, और फिर हम यही रोना रोते हैं कि हमारी तो सड़कें अच्छी होती ही नहीं, कभी हमारी सड़कें पक्की नहीं होती। कोई बिल्डिंग या कोई मेट्रो स्टेशन या बस स्टॉप बनता है तो वहाँ पर लोग गुटके और पान थूक थूक कर उसको लाल कर देते हैं। कोलकाता का जो ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज, उस पर स्टडीज़ की गई कि क्यों आखिर उसके जो पिलर्स हैं वो नीचे से गलते जा रहे थे, और जब रिसर्च हुई तो पता चला कि गुटके में जो केमिकल होता है उसकी वजह से वो पिलर्स गलते जा रहे हैं, और उसको पूरा ट्रीटमेंट किया गया, वापस से पॉलिशिंग और वो सब करके उसको ठीक किया गया। तो ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं हमारे लोगों में, और जिसकी वजह से हमें ग्लोबली शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है कि हम लोग किस तरह का व्यवहार हमारा है। अंबर जी, बड़े क्रिटिकल विषयों को आप छेड़ने की कोशिश कर रहे हो। भारत में जब हम देखते हैं तो ऐसा मानते हैं कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, और तीनों के तीनों पिलर्स इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटरकनेक्टेड भी हैं। एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारियों को एक प्रिविलेज दिया गया, उनको एक सेफगार्ड दिया गया कि आप अपनी ड्यूटी के डोमेन में आने वाले कोई भी काम कर सकते हो, और उसके लिए आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ये उसका दुष्परिणाम है जी। यहाँ जिस दिन सरकारी अधिकारियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी शुरू हो जाएगी, उस दिन ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। एक सड़क बननी है, जैसे आपने कहा आपका कंसर्न सड़क से था, नाली से था। सड़क बनाने वाले, नाली बनाने वाले, उसमें वायरिंग करने वाले सारे डिपार्टमेंट्स आज इकट्ठे होकर बैठेंगे, एक इकट्ठा प्लान बनाएंगे और उसको इंप्लीमेंट इकट्ठा ही करेंगे। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब सरकारी अधिकारियों के प्रति बननी शुरू हो जाएगी, तो तब शायद जो बातें आप कह रहे हो, जिन कंसर्न्स को आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, शायद वो कंसर्न नहीं दिखेंगे। अभी तो हम सारा ठीक रहा सामान्य आदमी पर फोड़ते हैं, क्योंकि मेरे को तो प्रिविलेज है, मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ। मैं गलत भी करूँगा तो भी उसका एडिशन लूँगा, और ठीक करूँगा तो उसका तो लूँगा ही लूँगा। तो कहीं ना कहीं जो पिलर्स हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं हिला हुआ है, सब में सुपरमेसी दिखती है, और उसके कारण से जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होनी चाहिए शायद उसकी कमी दिखती है, और उसके कारण से ये सारे के सारे जो समस्याएं, केवल आप नहीं, हर सामान्य से सामान्य नागरिक इस बात को महसूस करता है कि ये क्या है। आज तो बननी शुरू हुई थी, आज निगम ने बनाई है, कल जल बोर्ड उस पर जेसीबी लेके जाता है, परसों कोई और डिपार्टमेंट आ जाता है, तो शायद ये उसका समाधान हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तो नज़र ही नहीं आता कि पहले से एक बेटर प्लानिंग हो कि कहाँ पर पानी के कनेक्शन होंगे, गैस के कनेक्शन होंगे, सड़क बनेंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन हो तो शायद सारी चीज़ें एक साथ हों और बेटर प्लानिंग के साथ उस सबको एग्जीक्यूशन उसका किया जा सकता है। और ये भी बात है कि ये सारी बातें सब लोग कहते हैं कि भाई सड़क नहीं तोड़नी चाहिए, अगर आप तोड़ रहे हैं तो उसको भर देना चाहिए, लेकिन सब तोड़ते रहते हैं और सब बातें भी करते रहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हम सब्जेक्ट पे वापस आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पे हमने चर्चा करने की शुरुआत की थी। अगर हम सर कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस की बात करें तो ये
कहाँ से लिया गया है एंड व्हाट इज द एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए अमर जी, जैसे मैंने पहले कहा कि ये मैटर ऑफ फीलिंग्स हैं जी। तो मैटर ऑफ फीलिंग ना एक साथ में विकसित होती है ना एक साथ में बदलती है। संविधान हमारा गाइडिंग फोर्स है जी। वो डायरेक्शन देता है कि आपने इस भारत को वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में कैसे स्थापित करना है, कैसे विकसित करना है। हम सब भारतीय जो सनातन परंपरा के लोग हैं या जो भारत में रहने वाले लोग हैं, एटलीस्ट वो ये मानते हैं कि भारत भूमि पर 4 युगों की रचना हुई। तो जब हम सतयुग की बात करते हैं तो सतयुग में सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत, ऐसा एक ये मनुस्मृति में लिखा हुआ एक सिद्धांत है जी। अब मनुस्मृति क्या है? तो जो आज का संविधान है वो सृष्टि के आरंभ होने पर मनु भगवान ने जो लिखा उसको हम संविधान ही मानते हैं। मनुस्मृति माने वो भी संविधान है। तो उस संविधान में ऐसी कल्पना दी गई कि राज्य को क्या करना पड़ेगा, तो सब सुखी रहेंगे, सब निरोगी रहेंगे, सब एक दूसरे के साथ सुख में दुख में और एक सहयोग करेंगे। तो ऐसी कल्पना वहाँ दी गई और उस कल्पना को साकार करने के लिए भी श्लोक बोला गया। तो उन्होंने कहा मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति से पंडित है। इसका मतलब ये है कि भाई दूसरे का जो धन है वो मिट्टी के ढेले के समान है, दूसरे की जो माँ है, बहन है, बेटी है वो माँ के समान है। और जैसा आप अनुभव करते हो कि समाज में मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, आप समाज में वैसा ही व्यवहार करो, ऐसा देखने वाला करने वाला पंडित है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया। तो वो लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना वहाँ ऐसे दी गई। जब हम त्रेता में आए तो भगवान राम आए, तो हमने कहा राम राज्य सबसे बढ़िया राम राज्य है। तो राम राज्य की कल्पना क्या है? तो उन्होंने कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू को व्यापा। मतलब दैहिक शरीर की, दैविक माने दैवीय आध्यात्मिक, और भौतिक माने रुपए पैसे की, जहाँ किसी को कमी नहीं रहेगी वो जो राज्य होगा वो राम राज्य होगा। तो वो गाइडिंग फोर्स आया। जब हम द्वापर में आए तो द्वापर में कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं आऊँगा। आगे क्या करेगा? तो पवित्रानाम साधुनाम, तो मैं जो सज्जन शक्ति है उनकी रक्षा करने के लिए आऊँगा। तो उसमें जो गाइडिंग फोर्स था वो था कि व्यक्ति को अपने आचरण को किस प्रकार से दिखाना, किस प्रकार से समाज में लेके आना। जब ये तीनों समाज देखते हैं तो ध्यान में क्या आता है? उसका अफेक्ट और उसका इफेक्ट क्या दिखता है? तो उसका अफेक्ट दिखता है भारत सोने की चिड़िया है, ऐसा हमने सुना। दूध घी की नदियां बहती हैं, ऐसा हमने सुना। यहाँ अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जब सर्वे कराया मैकाले ने, तो उसने कहा कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज एजुकेटेड इन नॉर्थ इंडिया एंड 100% पॉपुलेशन इज एजुकेटेड इन साउथ इंडिया। मतलब कोई यहाँ अनपढ़ नहीं है, यहाँ कोई किसी चीज़ के बारे में उसको पता नहीं है, तो ऐसा मानते हैं। हम सब समाज में ऐसा सुनते हैं, आपने भी हो सकता है वो पढ़ा होगा, सुना होगा। एक चीनी यात्री भारत आया और वो भारत के घरों में घूमा, गाँव में घूमा, तो घरों में ताले नहीं हैं। तो ताले नहीं है इसका मतलब समृद्धि है, किसी के धन को खसोटना है ऐसा भाव नहीं है, सुरक्षा है सबकी सब। तो ऐसा भारत था। ऐसा भारत केवल ये जो गाइडिंग फोर्स थी, इन्हीं गाइडिंग फोर्स के कारण से था। और वर्तमान काल की जब हम बात करते हैं तो हमारा संविधान भी उसी कल्याणकारी राज्य की कल्पना करता है, उसी प्रकार के सिविक ड्यूटीज की बात करता है कि नागरिक को कैसा व्यवहार करना चाहिए, शासन को प्रशासन को कैसा व्यवहार करना चाहिए। और जब ऐसा आप
अपना व्यवहार दिखाते हो तो निश्चित रूप से कल्पना क्या है उसके पीछे, कल्याणकारी राज्य के बाद भी आज कल्पना क्या है कि भारत एक बार दोबारा से विश्व गुरु बनेगा, भारत एक बार फिर, अभी तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी है, हमारा मकसद क्या है 2 ट्रिलियन पे जाना, 5 ट्रिलियन पे जाना, तो मतलब वी आर द सुपर पावर इन द वर्ल्ड। तो वो कब बनेंगे, तो हमारे पास पैसे होंगे। Absolutely. तो इसका मतलब जो संविधान का एसेंस है वो केवल 1948 में आया ऐसा नहीं है, ये तो जब से सृष्टि का निर्माण हुआ और जितने भी युग परिवर्तन आए सब में एक ही डायामीटर पे भारत चला, एक ही विचार पे भारत चला कि यहाँ सबको बराबर सुख मिलने चाहिए, सबको वो सारे साधन मिलने चाहिए जिससे वो अपने जीवन को बगैर किसी समस्या के और विकसित कर सके और पूरा निभा सके। जी सर, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो हमारा संविधान है या जो हमारे कानून है वो ब्रिटिश से उठाकर कॉपी पेस्ट करके बना दिया गया है। आपको क्या लगता है कि हमें जो भारतीय एक ऐसा संविधान होने की ज़रूरत है जिसमें इंडियन वैल्यूज़ हों और ख़ास तौर से आज के समय की जो ज़रूरत है उसके अनुसार चीज़ों को उसमें ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए? अंबर जी, ये एक बड़ा डिबेटेबल विषय है जी कि ये बिल्कुल ठीक बात कही आपने। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो वो इंग्लैंड से लिए हमने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो हमने आयरलैंड से लिए, जिसको आज नीदरलैंड बोलते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करें तो हमने वो ऑस्ट्रेलिया से ली, कोई कनाडा से लिया, ऐसा हम उसको पढ़ते हैं जी। हमने फेडरल सिस्टम यहाँ से लिया, ये सिस्टम ऐसा लिया, ऐसा हम सब समझते हैं उसको। लेकिन मेरा अनुभव खुद का डिफरेंट है। ओके। और मेरा डिफरेंट अनुभव इसलिए है कि मैंने उन चित्रों को समझने की कोशिश की है जो उस भाग पर छपे हुए हैं। 3 चित्रों को यहाँ तो हल्का सा मैं आपके साथ जी, मैं चित्रों पे आपसे सवाल ही करने वाली थी कि आप चित्रों को लेकर ख़ास तौर से लोगों के बीच में जानकारी फैलाते कि जो संविधान के अंदर चित्र रखे गए हैं उनके पीछे की क्या उसका क्या महत्व है। तो सिंस आप वहाँ पे खुद ही पहुँच गए तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि थोड़ा सा इसको डिटेल में बताएं कि जिन जिन चित्रों को संविधान में रखा गया है उस पर अक्सर हम राजनीतिक चर्चाएँ भी होते हुए देखते हैं, आप उसको किस तरह से देखते हैं और वाकई में इसके पीछे क्या क्या उद्देश्य था जो चित्र लगाए गए? अभी इसको हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं जी। पहला जो आपका विषय था कि हमने ये हमारा बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं इससे थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखता हूँ। जी। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में उन्होंने कहा कि हमने ये कनाडा से ली हैं, जहाँ राष्ट्रपति की भी इमरजेंसी वाली पावर्स, जहाँ हम ये कहते हैं कि वहाँ इमरजेंसी पावर जब लगती है तो नागरिकों के अधिकार वो खत्म हो जाते हैं आर्टिकल 19 को छोड़ के। लेकिन जब हम अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमारे ग्रंथों में ये कहा गया आपातकाले मर्यादा नास्ति। तो ये जो आपातकाले है यही प्रावधान इमरजेंसी क्लॉज को लेके हमने भारत के संविधान में लिखा। आपातकाले मर्यादा नास्ति मतलब वहां सबके लिए सब चीजें सुलभ नहीं है, केवल वो अपना जिंदा रह पाएगा इतना तो ठीक है, लेकिन वो बाकी एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा। तो ये सिद्धांत कनाडा से नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं आया, हमारे ही शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो हमारे ही शास्त्रों से वहां गया होगा ऐसा हम मान सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमने इंग्लैंड से लिए। बड़े कमाल की बात है ये, संविधान में 1215 के जो बिल ऑफ राइट्स हैं उनको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि मैग्ना कार्टा क्या है और वो भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है। तो मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा और उनकी फैक्ट्री में उनके यहाँ मजदूर जो थे उनके बीच में एक समझौता था। मजदूरों को वो सुविधाएं नहीं देते थे
महीना मजदूरों को वो ठीक टाइम पे सैलरी नहीं देते थे, तो मजदूरों ने रिवोल्ट किया और उस रिवोल्ट को रिजोल्व करने के लिए एक कंप्रोमाइज हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और उस मैग्ना कार्टा में ये सारी की सारी टर्म्स लिखी गई। अब मैं ऐसा समझ नहीं पाया आज तक कि फंडामेंटल राइट्स और मैग्ना कार्टा का आपस में संबंध क्या है। या तो राम राज्य में देखो सबको अधिकार कैसे थे, ना उन्होंने केवट को अभावग्रस्त रखा, ना उन्होंने अंगद को रखा, ना सुग्रीव को रखा, ना जामवंत को रखा। जिसको जो अधिकार था सारे उनको मिले। तो ये जो अधिकार शब्द का जो राइट का जो शब्द है, इसकी इजाद कैसी है? 1218 से पहले तो कोई राइट शब्द को जानता नहीं था। तो क्या 1218 से पहले संस्कृति नहीं थी? क्या सभ्यता नहीं था? कि सब कुछ था, लेकिन हम उसको ऐसा मानते हैं कि हमने तो ये वहां से लिया है, तो उसका भाव डिफरेंट है। आपने चित्रों की बात की, 3 चित्रों को मैं एलोबरेट करना चाहूंगा जी। चित्र तो वहां एक प्रियम्बल है, एक नेशनल एम्बलम है और 22 संविधान के भाग हैं। तो कुल मिला के 24 भागों पे चित्र छपे हुए हैं जी। उसमें एक चित्र है जिसको हम सिटीजनशिप बोलते हैं। भाग है 2 हमारा। तो भाग 2 पे गुरुकुल का फोटो दिखाया है। गुरुकुल के फोटो में भी उन्होंने घना जंगल है और उसमें एक संत वो समाधि में बैठे हैं, एक संत हैं जो हवन करने लग रहे हैं, एक संत हैं जो प्रकृति के साथ कुछ कर रहे हैं, और एक संत हैं जो कुछ उनके हिरण और भालू और ऐसा कुछ उनके सामने कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं, वो उनको संभाल रहे हैं। अब इसका नागरिकता से क्या संबंध है? नागरिकता से कोई संबंध दिखता नहीं है इसका। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इस चित्र को इररिलेवेंट है ऐसा सोच के अध्ययन नहीं किया। लेकिन जब मैंने इसको अध्ययन किया और मैंने इसको सोचा कि ये क्या मतलब है, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ऐसा निकल के आया। पहला तो नागरिक को सभ्य बनाने की जो पद्धति थी वो गुरुकुल था। तो जहां व्यक्ति को समाज जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार से रहना, किस प्रकार के आचरण करना, वो सिखाने का काम गुरुकुल करता था। तो गुरुकुल के पीछे का एक कंसेप्ट आया कि व्यक्ति को शिक्षित होना है तो वो उसका बेस्ट उदाहरण वो गुरुकुल है। अब जब हम बात करते हैं कि वो योग में बैठा, समाधि में बैठा है, तो योग क्या है? तो योग है आत्म संयम। आपको योग के माध्यम से अपने शरीर पे संयमित करना होता है। आप बाहरी आवरण से दूर हो, किसी के बारे में सोचते नहीं हो, और अपने शरीर पे, अपनी इंद्रियों पे, अपने मन पे कैसे नियंत्रण रखना, ये योग सिखाता है। तो भारत के हर नागरिक को अपने बारे में आत्म संयमित होना चाहिए, ये बताने के लिए वो समाधि में बैठे हुए साधु हैं जी। दूसरा, हवन कर रहे हैं। तो हवन कब करते हैं? तो हवन 2 समय में होता है। जब घर में कोई अनुष्ठान हो, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। दोनों प्रकार के अनुष्ठान के लिए हम हवन का प्रयोग करते हैं ताकि घर में शुद्ध वातावरण हो, घर की शुद्धि हो जाए। दूसरा हवन करते थे जब ऋतु परिवर्तन होता था। तो ऋतु परिवर्तन होने के कारण से, इसको ट्रांजिट फेज बोलते हैं, उस ऋतु परिवर्तन के कारण से बहुत सारे कीट, बहुत सारे ऐसे जंतु जो समाज के लिए हानिकारक हैं वो पैदा होते थे। तो हवन करके पूरे गांव में हवन घुमाया जाता था, हवन कराया जाता था कि वो कीटनाशक मर जाएं जी, और समाज में शुद्ध वातावरण रहे, इसके लिए हवन होता था। तो ये बताने का है कि नागरिक को इस देश के, समाज के वातावरण को कैसे सुरक्षित रखना, कैसे साफ रखना, दूषित होने से बचाना, इसके लिए वो हवन है जी। अब एक प्रकृति के साथ खेल रहा है। आज हम सब बात करते हैं 1948 के यूएन गोल्स की, बिल्कुल सब बात करते हैं, लेकिन वो गोल क्या है? वो यही तो गोल है।
आपको जलवायु का संरक्षण करना है, आपको वातावरण का करना है, आपको पेड़ों का करना है, आपको इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। तो अब वो संत globally, सब ग्रीन एनर्जी और इस सब की जी, बात हो रही है। तो वो जो साधु हैं जो एक बता रहे हैं कि इस प्रकृति के बगैर कुछ भी नहीं है, तो प्रकृति को संरक्षित संवर्धित रखना ही पड़ेगा। और चौथा वो जो पशु पक्षियों का है कि इस समाज पे, इस पृथ्वी पर सब कुछ समान है, मनुष्यों के साथ साथ आपको पशुधन का भी लाभ रखना पड़ेगा, उनको भी विकसित करना पड़ेगा। तो आज के नागरिकों को वो बताते हैं कि आपको प्रकृति को रखना पड़ेगा, आपको अपने साधनों को रखना पड़ेगा, क्योंकि वही जो जंतु हैं वो कहीं आपको बोझल होते हैं, कहीं वो किसी काम में आते हैं, कभी किसी काम में आते हैं। तो साधन संसाधनों को आत्म संयमित मन से समाज के वातावरण को शुद्ध करने के लिए आपको काम करना है। इसका प्रतीक है वो गुरुकुल जी। अब वो गुरुकुल वैसे ही नहीं है। एक फोटो सरकार, संघ सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के बीच में दो तरह के संबंध है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप है, एक फाइनेंशियल रिलेशनशिप है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप है वहां गंगा के अवतरण का फोटो है। तो हम सब मानते हैं कि राजा भगीरथ जो है वो अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्ति कराने के लिए और गंगा को धरती पर लेके आए, ऐसा हम सुनते हैं। लेकिन अब समझ में आता है कि भाई स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप का गंगा से क्या संबंध है, या जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है उसमें नटराज और स्वास्तिक का फोटो है और स्वास्तिक भी उल्टा है, तो उन दोनों का क्या संबंध है। तो गंगा पवित्र है ऐसा सब मानते हैं, उसका जल मोक्ष की प्राप्ति की ओर लेके जाता है ऐसा सब मानते हैं जी। आपके सारे पाप धो देता है वो। तो सेंटर और स्टेट की जो रिलेशनशिप है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो जो धारा है जहां से वो गंगा प्रवाहित होती है वो सेंटर है, और जो हमारे 30-32 जो स्टेट्स हैं वो उसकी वो धाराएं हैं वो डिफरेंट एंगल में बह रही हैं। तो ये जो गंगा का पानी है बेसिकली वो प्लानिंग्स की बात करता है कि सरकार की प्लानिंग इस गंगा की पानी की तरह स्वच्छ होनी चाहिए ताकि लोगों का कल्याण करे। तो समाज को कल्याणकारी योजनाओं को देने के लिए गंगा को प्रतीक रूप में रखा है कि सरकार को सारी की सारी कल्याणकारी योजनाएं बनानी है, और उसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी चूंकि स्टेट है इसलिए वो स्टेट में जाए। गंगा का अवतरण ये कहता है कि आपको शुद्ध कल्याणकारी नीतियां बनानी है, इसलिए उसका प्रतीक गंगा है। लेकिन साथ साथ जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है उस पे नटराज का फोटो और स्वास्तिक, वो भी उल्टा स्वास्तिक, 360 डिग्री उल्टा स्वास्तिक है। तो सामान्य रचना में जब हम कोई भी शुभ का काम करते हैं तो हम स्वास्तिक का चिन्ह जो है अपने घरों पे बनाते हैं, पूजा हो पाठ हो। तो उल्टा स्वास्तिक क्यों बनाते हैं फिर? तो कुछ लोग तो उस उल्टे स्वास्तिक को ऐसा बोलते हैं कि वो हिटलर का, नाजी का साइन है, लेकिन नाजी का साइन नहीं है। नाजी का साइन तिरछा है, स्वास्तिक सीधा है लेकिन वो तिरछा है, वो नाजी है। उल्टा स्वास्तिक कंप्लीट 360 डिग्री वो मंदिरों पे लगाया जाता है, मंदिरों पे बनाया जाता है। तो उल्टा संविधान कहीं ना कहीं वार्निंग वाला संविधान है, उल्टा स्वास्तिक है। सरकार जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं वो सारी बनाती हैं जनता के टैक्स के धन के साथ जी। अब जनता का धन कैसा है इसके हिसाब से कल्याणकारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। बिल्कुल। संविधान सभा में जब इस बात पे डिबेट हो रही थी, इन रिलेशनशिप को लेकर जब डिबेट हो रही थी, तो उन डिबेट में ये आया कि द्रौपदी ने भीष्म से पूछा कि हे पितामह, क्योंकि जब भीष्म सैया पे पड़े थे तो सारे भगवान कृष्ण ने कहा सारे पांडवों को कि आप जाओ और ये इस सदी का महामानव अपने आखिरी सांस ले रहा है, तो इनसे नीति और ज्ञान जो आप ले सकते हो लेके आओ। तो सारे पांडव गए, तो भीष्म जो है
वो उनको नीति का ज्ञान दे रहे थे। तो द्रौपदी ने पूछा कि पितामह, आज तो आप नीति का ज्ञान दे रहे हो, लेकिन जब मेरा चीरहरण हो रहा था तो उस समय आप शांत क्यों थे? तो भीष्म ने उनको जो जवाब दिया वो संविधान सभा की डिबेट्स में डिस्कस हुआ। उन्होंने कहा कि मैं जानता था द्रौपदी कि किसी न किसी समय ये प्रश्न मेरे सामने आएगा। आज इस रूप में आएगा ये मेरे को नहीं पता था, लेकिन आज मैं सैया पे पड़ा हुआ हूं और दुर्योधन का खाया हुआ अन्न जितना उसने मेरे अंदर खून बनाया था वो इन तीरों के ऊपर से रिस रिस के वो खत्म हो चुका है, और अब मेरे शरीर में केवल मेरा शरीर बचा है, खून की बूंद भी नहीं है। इसलिए मैं नीति की बात कर रहा हूं। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, ऐसा भीष्म ने कहा। तो यहां भी उन्होंने कहा कि जब सरकार कल्याणकारी नीतियां बनाएंगी तो टैक्स का धन कैसा है, टैक्स के धन के मीन्स कैसे हैं। आपने अत्याचार करके वो टैक्स कमाया है या शुद्ध अंतर्मन से नागरिकों ने अपने व्यापार का वो टैक्स दिया है, उसके आधार पे कल्याणकारी नीतियां बननी चाहिए। बहुत बढ़िया। उसका एसेंस जो निकल कर आया, मतलब अगर आम लोगों के लिए कितना आसान है इन सारी चीज़ों को समझना, जैसे कि आपने सारा इसको सरल शब्दों में लोगों के लिए समझाया। लेकिन सर मैं आपसे थोड़ा सा आपका जो ओलंपियाड है उस पर भी मैं आपसे थोड़ी जानकारी चाहूँगी, जिसमें आप बच्चों को संविधान की जो वैल्यूज़ हैं उसके बारे में समझाते हैं। थोड़ा सा आप एलेबोरेट कर दें प्लीज़। अंबर जी, ये संविधान का जो ओलंपियाड है ना, ये एक अलग प्रकार की कहानी है। इसको भी मैं आखिरी फोटो के साथ जरूर जोड़ना चाहूँगा। जो संविधान का आखिरी फोटो है उसमें भारत का नाम है, और उसमें यह कहा गया कि आज के बाद अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून यहाँ पर लागू नहीं रहेंगे, और जो भी भारतीय संसद जिस कानून को बनाएगी आज के बाद उन कानूनों को यहाँ क्रियान्वित किया जाएगा, वो लागू रहेंगे। ये ऐसा आखिरी 22वां भाग है। इस भाग पे 2 नौका दिखा रखी है। एक नाव है जो समुद्र में समूत है, दूसरी नाव है जो समुद्र में तूफान आने के टाइम पे जो हचकोले खाती है, डगमाती है, वो नाव है वो। तो मैंने उसको इंटरप्रेट ऐसा किया, जब मैं इसको एलोबरेट कर रहा था, सारे ओलंपियाड को डेवलप कर रहा था, ये जो नाव डगमगाती नाव है बेसिकली ये संविधान बनने से पहले और आज़ादी मिलने का जो कालखंड है 1500 साल का, चाहे वो मुगलों का कालखंड रहा चाहे वो अंग्रेजों का कालखंड रहा, उन सारे कालखंड के कारण से समाज में जो कुरीतियाँ, बुराइयाँ और समस्याएं जो डेवलप हुई, ये जो नाव डगमगा रही है, ये बेसिकली समुद्र में आने वाली वो समस्याएं हैं, वो कुरीतियाँ हैं और वो बुराइयाँ हैं जो इस भारत को इस नाव की तरह समूत नहीं होने देगा। इसलिए इन समस्याओं को समझना पड़ेगा जी, और इन समस्याओं के लिए कैसा नागरिक चाहिए वो भी समझना पड़ेगा। तो जब मैं इस ओलंपियाड को ध्यान में कर रहा था तो 3-4 बातें मेरे को वो ध्यान में आ रही थी। एक व्यक्तिगत अपनी घटना बताऊंगा और 3 घटनाएं आपको वो इतिहास से बताऊंगा। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में धर्म संसद में गए, सब जानते हैं। भारत के विचार का, भारत के व्यवहार का परचम उन्होंने वहाँ फैलाया, ऐसा सब मानते हैं। और इसी कारण से 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद जब भारत वापस आए तो भारत वापस आने के बाद वो जमीन पे लोटपोट होने लगे। तो किसी आप जैसे बुद्धिजीवी ने पूछा ये महाराज क्या कर रहा है, दीपक जी से पूछा ये क्या कर रहे हैं महाराज, तो पागल होगा लगता है, इन पे जो प्रसिद्धि मिली है शायद वो इनके दिमाग पे चढ़ गई है। लेकिन जिज्ञासा में रहा नहीं गया, फिर पूछा महाराज क्या कर रहे हो, तो महाराज का उत्तर बड़ा दिल को हिलाने वाला था। महाराज कहते हैं कि मैं भोग की भूमि से वापस आया हूं, त्याग की भूमि पर आया हूं।
भोग की भूमि के कण मेरे शरीर पर रह गए होंगे, तो इस पावन भूमि की मिट्टी से उन भोग के कणों को हटा रहा हूं, ताकि मैं वापस इस योग की, ध्यान की भूमि पर अपने आप को यहाँ मैं अच्छे से रख रखाव कर सकूं। तो मतलब विदेशों के बारे में, विदेशों में जाना गलत नहीं है, लेकिन विदेशों के बारे में सोच कैसी कि वो भोग की धरती है, वहाँ योग नहीं है, वहाँ आध्यात्म नहीं है। एक नाम आप लोगों ने खूब सुना है, उनका नाम है हरगोविंद खुराना जी। बड़े साइंटिस्ट हुए, नोबेल पुरस्कार विजेता हुए। तो जब नोबेल पुरस्कार उनका मिला उनको, तो पत्रकारों ने पूछा उनसे, आज तो आप बहुत खुश हो गए? हाँ, बहुत खुश हूं। आपको भारत के बारे में क्या कहना है? तो कहते हैं, आई हेट इंडिया एंड आई हेट इंडियंस आल्सो। तो वो पत्रकार बड़े हैरान थे, अरे आप तो भारत के ही हो, भारत के बारे में आप ऐसा कैसे बात करते हो? तो उन्होंने कहा कि भारत ने दिया क्या है मेरे को। भारत के पास नई लेबोरेटरीज थी, नई रिसर्च सेंटर्स थे, नई ये साधन थे, नई ये संसाधन थे। तो इट इज ओनली द नासा who gave me the exposure and then I will get this award. तो पत्रकार ने पूछा कि from where you did your MSc, which country has given the legs to you to come to NASA? The moment पत्रकार asked this question, he left the meeting. दूसरे एक और शख्स हुए, उन शख्स को भी नासा ने बुलाया। नासा को उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी माँ गरीब है, मेरी माँ बीमार रहती है, मेरी माँ के पास साधन नहीं है कि वो अपना रखरखाव कर सकेगी, इसलिए मैं नासा नहीं आता। तो पत्रकारों ने कहा कि आप अपनी माँ को यहाँ ले आओ, हम उसको भी टेक केयर करेंगे। तो वो कहते हैं कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई बायोलॉजिकल मदर, आई एम टॉकिंग अबाउट माई कंट्री, मदरलैंड। तो क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि मेरा लीगल ऑब्लिगेशन है, मोरल ऑब्लिगेशन है कि आई विल क्रिएट सो मेनी रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया, लेबोरेटरीज इन इंडिया, ताकि भारत गरीब ना रहे। एब्सोल्युटली, वो होता है ना, एक सेंस ऑफ गिविंग बैक टू योर कंट्री। वो कौन थे? एग्जैक्टली। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एब्सोल्युटली उनके पास ये मौका था कि वो जाके वहाँ पर बड़ा और बहुत सारा कुछ नाम कर सकते थे, लेकिन जो उन्होंने भारत के लिए किया वो ऐतिहासिक है। और आज भी उनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसी शख्सियत है जिनको हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लोग बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान से याद करते हैं। हर दिल में वो बसते हैं, क्योंकि उनके दिल में देश था, इसलिए वो देश के दिल में बसते हैं। ये बड़ी नॉर्मल सी, बड़ी कॉमन सी बात है। और एक सेंस होता है सर कि हम अगर वो एक लाइन भी है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम जब देना सीख जाएंगे अपने देश को, क्योंकि देश तो हमें वो सम्मान, अधिकार, कानूनी संरक्षण, सब कुछ, सुरक्षा, सब कुछ हमें देता है। वो सरहद पे जो हमारे जवान जो हमारी दिन रात रक्षा करते हैं, वरना तो हम एक रात भी ना सो पाए। हम कितने सारे देशों में कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, तो हम उस चीज़ के लिए शुक्रगुजार होते ही नहीं है। तो कुछ लोग हैं बहुत उसके लिए शुक्रगुजार ही नहीं है, कुछ लोग हैं तो इन सारी चीज़ों को समझते हैं और अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, क्या, क्योंकि उनको लगता है कि हमें देश ने दिया है तो हम भी देकर कुछ जाएंगे। मेरा बिल्कुल विपरीत है। और लेकिन मैं सलूट क्यों करता हूं उनको? मैं एक बात के लिए सलूट करता हूं उनको, जो मेरे इस ओलंपियाड का बेसिक है जी। अर्धकुंवारी से वैष्णो देवी दरबार में हम जा रहे थे। अंबर जी, मुकेश भारद्वाज, ऐसे बहुत सारे लोग उनको मिले। कोई कहता पानी पी लो, कोई कहता है ये खा लो। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे लोग सिंपैथी होती है कि भाई इनको मदद की जरूरत है, हो सकता है इनके पास नहीं हो, तो मदद करने लग जाते हैं। हम कहीं भी देखते हैं। उनका जवाब क्या था? समान स्वभाव था जी। अंधे हैं, भिखमंगे तो नहीं है। अच्छा। हम वो सारे के सारे कोई उसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के स्टूडेंट्स थे वो जी, वो बच्चे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि हम पढ़े लिखे हैं, अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, हमारे को आपकी भीख की जरूरत नहीं है।
चलिए, ये तो एक अच्छा भाव है। ये एक अच्छा भाव है कि हम आत्मसम्मान, जी, जो शायद कहीं ना कहीं भारतीयों ने आज खो दिया है। तभी इस देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम 50 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। खाना खिला रहे हैं। तो उन अंधों से सीखना चाहिए, उन राशन खाने वालों को, कि भैया खुद कमाओ, खुद खाओ, किसी के रहमो करम पे क्यों जी रहे हो। जी, तो ये मैं उन चित्रों के आधार पर जब इस ओलंपियाड को डेवलप कर रहा था, तो मेरे ध्यान में ये आ रहा था, इस भारत के बच्चे को क्या चाहिए। इस भारत के बच्चे को केवल सिविक ड्यूटीज का जो सेंस है वो चाहिए। एब्सोल्युटली। और सिविक ड्यूटीज का सेंस वो चित्रों के आधार पे इससे बड़ा कोई दे नहीं सकता। बिल्कुल। अब बच्चे जो है वो चित्रों के माध्यम से या फिर वीडियोस के माध्यम से आसानी से समझ भी पाते हैं। जो लर्निंग होती है उनकी बड़ी इजी हो जाती है, इसलिए बच्चों को जो राइम्स होती हैं उसमें पिक्चर्स, कार्टून्स ये सब रखा जाता है। लेकिन उसको समझना, उसके बैकग्राउंड में जाना, वो बड़ा मुश्किल काम है। जी। अब आपने मेरे से पूछा ओलंपियाड, मैंने अपने ओलंपियाड को अलग तरीके से डिजाइन किया है। जी। मेरा ओलंपियाड 3 स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज में हम क्वेश्चन पेपर स्कूल में ही भेजते हैं, स्कूल ही उस ओलंपियाड को करवाता है, वही उसको चेक करता है। इस देश में चलने वाले बाकी कोई ओलंपियाड ऐसा नहीं है जो उस स्कूल में ही पेपर चेक कराते हैं। सब अपने अपने यहाँ पेपर मंगाते हैं, वो चेक कराते हैं। तो मैंने कहा कि इस देश में सच्चाई का प्रतीक अध्यापक से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो वो अध्यापक जब अपने बच्चे के पेपर चेक करेगा तो वो विदाउट एनी बायसनेस करेगा, बायसनेस नहीं रखेगा। उसको खुद करना चाहिए। हम उस पर बिलीव कर रहे हैं ताकि समाज में वो उस विषय को फैलाए। ये हमने पहला उसका ऑब्जेक्ट रखा। दूसरा राउंड हमारा कहीं एक कॉमन जगह होता है और उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चे खुद उस पेपर को चेक करें। और तीसरा राउंड हमारा डिजिटल है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, ऐसा हमने उसको डिजाइन किया। क्विज। लेकिन अब मैंने संविधान का एसेंस बताया, मेरे ओलंपियाड का एसेंस क्या है? तो मेरे ओलंपियाड का एसेंस है सत्य, ईमानदारी, त्याग, समर्पण और देशभक्ति। इन 5 गुणों को आज 6ठी क्लास के बच्चे के दिमाग में डालेंगे तो उसके दिमाग में वो 12वीं में आएगा या कॉलेज में जाने के बाद आएगा, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो आएगा, मेमोरी में तो रहेगा। और इसलिए समाज में इन विषयों की आज चर्चा नहीं होती है। आज चर्चा ये केवल ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे कमाऊं, एब्सोल्युटली गलत तरीके से कैसे कर, तरीकों की तो मैं बात ही नहीं करता, कैसे तरीकों से धन आना चाहिए। सर बस वो जो सोच है वो लिमिटेड होती है। आई मी और माई सेल्फ परिवार तक ही अपने सीमित होती है। हम बाहर निकलकर अपने पड़ोस, जब कूड़ा डालने का एग्जाम्पल, जब ये भारत में सफाई को लेकर प्रधानमंत्री का वो इनिशिएटिव हुआ था तो उसमें कैंपेन चला, उसमें लोग, महिलाएं अपनी बैल्कनी से कूड़ा सड़क पर डाल रहे हैं। हम अपने घर के बारे में तो सोचते हैं, अपनी गली और अपने मोहल्ले के बारे में भी नहीं सोचते। तो ये मानसिकता बनी आ रही है काफ़ी समय से, जो बदलने की आवश्यकता है। और आप जो इनिशिएटिव आपने लिया है ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि आने वाले समय में जो बच्चे हैं, हमारी आने वाले पीढ़ियाँ, उनमें जब हम इस तरह की वैल्यूज़ डालेंगे तो शायद हम बदलाव ज़रूर देख पाएंगे। हमारा कोशिश यही है अंबर जी। बाकी तो हम ऐसा मानते हैं कि जब आप अच्छा काम करते हो तो परमपिता परमात्मा आपको वैसे ही शक्ति भी देता है, रास्ते भी वैसे ही दिखाता है और वो आपको एक स्थान पर लेके जाने का प्रयास करता है। हमारा भी एक वो प्रयास है और उम्मीद करते हैं वो प्रयास सफल होगा। बिल्कुल। और आपका जो ये इनिशिएटिव है, मैं इससे पर्सनली मैं कनेक्टेड फील कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जब भी सड़कों पर निकलती हूँ लोगों को जिस तरह से गाड़ी चलाते हुए देखती हूँ, खासतौर से ज़रा सी भी जगह होती है तो बाइक्स वाले, रिक्शा वाले, हम अपनी कतार में भी नहीं होते। फास्ट लेन में ट्रक चल रहा होता है, स्लो वाले, स्पीड वाले फास्ट लेन में चल रहे होते हैं, कोई भी कहीं से भी ओवरटेक कर जाता है। जाना है लेफ्ट, रोड खड़े रहेंगे राइट पर, वो एक्सट्रीम ऐसे क्रॉस करके जाएंगे। तो बेसिक सी चीज़ें हैं जिससे हम हर इंसान, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को देखकर अक्सर हम बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हुए देखते हैं, क्योंकि हमें बड़ी जल्दी होती है। हमें रूल्स फॉलो नहीं करने हैं, हमें जिम्मेदारियां नहीं निभानी है। तो जिम्मेदार बन जाएंगे तो देश की स्थिति और देश का भविष्य और तकदीर दोनों बदल जाएगी, क्योंकि देश चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की नहीं है, सिर्फ मंत्रालयों की या प्रधानमंत्री की नहीं है। हम सब से मिलकर देश, समाज बनता है। और जिस दिन हम
वो जिम्मेदारी निभाना सीख जाएंगे तो देश हम सब के लिए बहुत बेहतर बन जाएगा, और ना ही हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर बसेंगे और वहाँ पर जीवन तलाश करेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े थे हमारे एक्सपर्ट और उनसे हमने डिटेल में बात की, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि हर एक इंसान इस सब्जेक्ट से हर दिन जुड़ा हुआ महसूस करता है, सब इन सारी समस्याओं को हर दिन फेस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।